क्या आज आपको लगता है कि आपके पूर्वजों ने सही फैसला किया या नहीं? अगर कभी टाइम मशीन होती और मैं अपने अब्बा को जाकर पीछे बता सकता कि आपको जाना चाहिए या नहीं, शायद मैं अब भी उनसे कहूँगा आप रुकें, है ना? हम जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है हम देखेंगे, हम लोग रहेंगे यहाँ पर। जिन लोगों के वालिदैन ने सन 47 से पहले आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और सन 47 में अपने पूरे होश हवास में हिंदुस्तान को चुना, उनको एक क्रिकेट मैच के पीछे अपनी पेट्रियाटिज़म का सर्टिफिकेट देने या टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। I am so embedded. India is us and we are India. शायद देश कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है कि उसे हम चाहिए, पर हमें ये पता है कि देश को हमारी ज़रूरत है। सलाम, नमस्ते, ज़िंदाबाद। आज की बातचीत इस बात पर है कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज के भारत में किस तरह से महसूस कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या गुज़र रहा है, उसके अलग अलग पहलुओं पे बात होगी। हमारे तीन बहुत उम्दे मेहमान हैं। ज़ियाउल उस सलाम हैं, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई आजकल हिंदू में लिखते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी किताब निकली है, बीइंग मुस्लिम इन हिंदू इंडिया। ज़ियाउल सलाम यहाँ हैं। शाहरुख आलम हैं, बहुत ही सम्मानित एक वकील भी हैं और न्याय के मानवाधिकार के मुद्दों पे काम भी करती हैं और एक मतलब इसके बारे में एक स्कॉलर भी हैं, इसके बारे में सोचती हैं, लिखती हैं। और तीसरे हमारे जो साथी हैं वो भी पत्रकार हैं, लेकिन नए जनरेशन के। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, सिटी ऑन फायर, अ बॉयहुड इन अलीगढ़। ये किताब है उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में कि एक छोटे मुस्लिम कस्बे में उनका जो बचपन गुज़रा है, अलीगढ़ में दंगों के बीच में वो कैसे बड़े हुए, उसके बारे में। तो ये हमारे तीन मेहमान हैं। तो बातचीत इस बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ। एक्चुअली हम लोग जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये जामिया में है, और जैसे हम बैठे मुझे याद आ रहा था कुछ साल पहले, दिसंबर 2019 में, जब सीए के ख़िलाफ़ देश भर में एक शांतिपूर्ण आंदोलन खड़ा हुआ। एक तरह से उसकी शुरुआत यहीं से हुई, जब एक रात पुलिस का एक कंटिंजेंट यहाँ के लाइब्रेरी में घुसे और बहुत सारे यहाँ के छात्रों को उन्होंने काफ़ी बेरहमी से मारा और थानों में ले गए। हम लोग शहर भर से लोग निकले और थानों के सामने, पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने रात भर धरना की, जब तक उन सभी नौजवानों को रिहा नहीं किया गया। अगले दिन सुबह बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ के छात्र इकट्ठा हुए थे और मुझे भी लोगों ने बुलाया कि बहुत ज़रूरी है कि आप भी कुछ अपनी बात रखें। उस दौरान मैंने कई बातें कही। मैंने कहा कि ये जो आंदोलन है ये किसी एक कानून के ख़िलाफ़ नहीं है, ये उस बात पर है कि हम किस तरह का देश अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहते हैं। क्या उसमें मोहब्बत होगी, बराबरी होगी, या असमानता और डर होगा। जब मैं बोल रहा था हज़ारों स्टूडेंट्स के सामने, मैंने एक और बात कही थी और वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आज के बाद किसी को ये इजाज़त आप ना दें कि कोई कहे कि आप अपने मुल्क के प्रति
मोहब्बत और वफ़ादारी का सबूत दें। ख़ास करके वो लोग तो ना ही पूछें जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लिया। और मैंने ये भी कहा कि अगर एक कौम है इस देश में जो इंडियन बाय चॉइस हैं, वो सिर्फ़ इस देश के मुसलमान हैं। हम बाकी लोगों के लिए एक ही देश था, हम किसी और देश को चुन नहीं सकते थे। मेरा अपना परिवार भी जो आज पाकिस्तान में रह गया, वहाँ से उजड़ के आए थे पार्टीशन के हिंसा के दौरान, उनके लिए यही एक देश था। लेकिन देश के मुसलमान के सामने एक चॉइस था, क्या मज़हब पर, इस्लाम मज़हब के नाम पे बनाई हुई नए देश में वो शामिल होना चाहते थे, या सभी मज़हबों को बराबर का हक़ और बराबर की इज़्ज़त देने के वादे पे जो गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, नेहरू की कल्पना के देश में वो शामिल होना चाहते थे। और आपके पूर्वज, आपके जो एंसेस्टर्स ने इंडिया चुना, तो आप इंडियन बाय चॉइस हैं, बाकी इंडियन बाय चांस हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आज आपको लगता है कि आपके पूर्वजों ने सही फ़ैसला किया या नहीं? और इसमें मैं चाहूँगा कि तीनों बोलें। मैं ज़िया से शुरू करता हूँ। तो देखिए, मेरे वालिद साहब ने जब हमारे देश का विभाजन हुआ था सन 47 में, उस वक्त वो लाहौर में थे और पढ़ा रहे थे। अच्छा और हमारी फैमिली की रूट्स रामपुर यूपी में हैं। अच्छा तो जब आज़ादी का वक्त आया, विभाजन हुआ, तो दोनों तरफ बहुत कत्लेआम था। ट्रेन जो पाकिस्तान से चलती थी, न्यूली फॉर्म पाकिस्तान से चलती थी, और जब वो दिल्ली पहुंचती थी, अमृतसर पहुंचती थी, लाशें से तो लाशें उसमें हुआ करती थी और बहुत कम लोग ज़िंदा पहुंच पाते थे हिंदुस्तान तक। वही हाल जब ट्रेन यहाँ से जाती थी तो वहाँ पे हुआ करता था। ऐसे में उन्होंने, और वो एक मुफ्ती भी थे, हकीम भी थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन था कि एक इस्लामिक स्टेट बन रहा है पाकिस्तान का, द सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो मैं उसमें जाऊं और कुछ ना कुछ इस्लाम का पर काम होगा शायद वहाँ पे। उस वक्त तो कम से कम लोगों में ये उम्मीद थी। और उन्होंने लेकिन पाकिस्तान को चूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे अपने वतन जाना है। बाय वतन ही मेंट रामपुर, कि मेरा वतन तो हिंदुस्तान है, रामपुर है, मैं वहीं पर जाऊंगा, मैं इस अजनबी देश में नहीं रहूँगा। तो वापस आ गए, रामपुर में रहे, फिर दिल्ली में रहे। कुछ अरसा, एक अच्छा खासा अरसा मेरे बचपन का लाजपत नगर में गुजरा है, जहाँ रेफ्यूजीज, जो कि रेफ्यूजी कॉलोनी थी, जहाँ पे पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी से लोग बेघर होकर आए थे। और जहाँ पर भी मैं देखता था अपने घर से दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ हिंदू समुदाय के या सिख समुदाय के लोग हुआ करते थे। मेरा एक अकेला परिवार मुसलमान का होता था। लेकिन अच्छी बात ये थी, कहीं पर भी किसी ने मुझे ये याद नहीं दिलाया कि तुम अलग हो। मेरी पूरी तालीम दिल्ली में हुई, ब्लूबेल्स स्कूल में हुई और समरविल में हुई। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, तो इक्का दुक्का इंसिडेंट्स यूनिवर्सिटी में होने के एक आधे स्टूडेंट के अलावा कभी मेरे रिलीजन को प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं माना गया। ब्लूबेल्स स्कूल में मैं पढ़ता था, उस वक्त में वहाँ पर 1500 तालिब इल्म होते थे। तकरीबन 1500 में 3 मुसलमान थे, उसमें एक मैं था, एक मेरी सिस्टर थी और एक और लड़का था। लेकिन हमें कभी किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे एंसेस्टर्स इंडिया के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। कभी भी किसी भी लेवल पे किसी टीचर, प्रिंसिपल या किसी क्लासमेट से उस तरीके की बात नहीं हुई। और जब कॉलेज में आके छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हुई तो वो बहुत छोटी मोटी थी। अगर क्लास में 40 लड़कियाँ होते थे, अगर एक ने ऐसी बात बोल दी तो उसके साथ में 10 ऐसे होने होते थे जो कि उसको खामोश करते थे। मुझे याद है एक बार हमने कॉलेज टाइम में कोई इंडिया पाकिस्तान का कोई शारजा में मैच हुआ था। उस ज़माने में इंडिया पाकिस्तान को बहुत शौक था शारजा में जाके खेलने का, क्योंकि हर बार मेहनती मैच को डायमंड्स वगैरह मिला करते थे। तो इंडिया पाकिस्तान का कोई बहुत क्लोज मैच हुआ और आखिर में हम लोग हार गए। तो और लड़कों की तरह मैंने भी उस दिन पूरी छुट्टी करके टीवी के सामने दिन गुजारा था
और पूरे दिन इंडिया को ऐसे चीयर कराता है जैसे मेरी आवाज़ शारजा पहुंच रही है दिल्ली में बैठ कर। लास्ट में फिर हम हार गए, तो जैसी एक उदासी सी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो चीज़ थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरी क्लास में एक लड़का था, उसने मुझे एक बात बोली जो कि मुझे मेरे दिल पे तीर की तरह लगी। उसने मुझसे कहा, जिया तूने तो कल लड्डू बांटे होंगे। अरे हाँ जी। लेकिन वो एक अकेला था क्लास के। उसी टाइम और बच्चों ने कहा, हाउ कैन यू से दिस, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, कल के मैच में तुमने देखा नहीं अजहरुद्दीन ने रन बनाए थे। जी। अजहरुद्दीन जो उस टाइम में भारत के एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे, बाद में भारत के कप्तान भी बने, तो एटलीस्ट वो उस टाइम के लोगों के लिए लगा कि जब अजहर भी हमारे नहीं खेलता है तो मुस्लिम्स बिलोंग किया, ये उन्हीं का देश है। तो ऐसा कभी मुझे लगा नहीं पास्ट में कि मेरे एंसेस्टर्स ने, मेरे वालिद साहब ने कोई गलत फैसला करा। 2014 के बाद और ख़ासतौर से 2019 के बाद से बार बार मुझे यकीन दिलाया जाता है, कहा जाता है, एक जैसे ठोक बजा की चीज़ बोली जाती है ना, कि तुम हमसे अलग हो, तुम हमसे अलग हो। 2019 में जब पुलवामा हुआ था, उस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की एक कॉलोनी में था और कुछ लोगों ने पुलवामा शायद 14 फरवरी को उसका हादसा हुआ था, उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद एक मार्च पास्ट निकाला मेरे कॉलोनी में। कहने को उन्होंने कहा था कि हम शहीदों को याद कर रहे हैं और मोमबत्ती कैंडल वाले लेके गए थे याद करने के लिए, तो उन्हें एक पीस मार्च निकालना था। पहले उन्होंने वो एक अमन का मार्च ही कर रखा, 10-15 मिनट पूरे कॉलोनी में घूमे, कुछ एंटी पाक स्लोगन तो लगना लाजमी हो जाता है जब भी पीस मार्च होता है हमारे देश में, तो वो उन्होंने लगाए, उसके बाद वो चले गए। आधे घंटे बाद वो दोबारा आए और इस बार उन्होंने मेरे घर के बाहर आके एक अपना रैली का जगह बना ली, धरना दे दिया। और पहले उन्होंने एंटी पाकिस्तान के नारे लगाए, मैं अंदर घर में अंदर रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी टाइम मेरी एक बच्ची आई, मेरी 2 ट्विन लड़कियां हैं, उस वक्त वो 9 साल की थी दोनों, तो उनमें से एक अंदर भाग कर आई और उसकी सिसकी बनी हुई थी। मैं किचन में था अपनी वाइफ के साथ, तो मैं समझा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो बच्ची ने कुछ हल्के से कुछ कह पाए कि बाहर देखे। मैं बाहर गया तो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, मैं उनको सज्जन नहीं कहूँगा, वो मेरी 9 साल की बच्ची को पीछे गर्दन से पकड़े हुए थे और कह रहे थे, बोल भारत माता की जय। बच्ची सदमे में आ गई थी। आसपास के 60-70 और लोग थे, मर्द भी थे, औरतें भी थी, और कोई उस बच्ची की मदद के लिए नहीं आया। मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने उन साहब पर जो भी चिल्लाया होगा, वो तो शायद मेरी आवाज़ इतने लोगों में नहीं पहुँची होगी, मैंने उनको किक किया और वहाँ पर किक किया जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द होता है। वो गिर गए फ़ौरन। तो आसपास की कुछ औरतें आई, कहीं भाई साहब ये क्या तरीक़ा है, इतने बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, 70-75 साल के हैं, बच्ची की दादा की उम्र के हैं। तो मैंने कहा, ये बच्ची जब सुबह में स्कूल की बस पकड़ती है कॉलोनी के गेट से, तो आपको बस में बैठकर भी आंटी बाय बाय करके जाती है, वो आपका मज़हब नहीं पूछती, आपसे आपके पेट्रियाटिज़म का सर्टिफिकेट नहीं मांगती, आप इस बच्चे से कैसे मांग सकते हैं। और मैंने कहा, आपने ये किया, लेकिन मैं ये मत समझिए मैं यहाँ पे अकेला मुसलमान हूँ तो मैं खामोश रहूँगा। मैंने उसी वक्त जितने भी जर्नलिज्म के जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनको मैं फ़ोन कर सकता था, जो भी ये नंबर उस टाइम हाथ में आया, मैंने 10-12 जगह पे फ़ोन करा और फ़ौरन मेरी RWA वगैरह जो वहाँ पे थी, उनके पास फ़ोन आने शुरू हुए मुख्तलिफ़ चैनल्स वगैरह से, अखबारों से। तो मामला फिर फ़ौरन ख़त्म हो गया। फिर रात को 10 बजे के आसपास कॉलोनी के कुछ बुज़ुर्ग लोग आए कि नहीं भाई साहब, हम तो सब भाई हैं, आपस में मोहब्बत से रहते हैं, ये बाहर के लोग आ गए थे, आप बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, हम ये सब एक साथ हैं। तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। या इसका शायद पहले मुझे तजुर्बा हुआ था, अभी भी होता है, कि अगर आप विजिबली मुस्लिम हैं तो ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको 2 छोटे से उदाहरण देता हूँ। पहले मेरी दाढ़ी लंबी हुआ करती थी, इससे डबल से ज़्यादा हुआ करती थी, तो रोड पे चलते हुए लोग मौलाना साहब समझते थे। तो एयरपोर्ट पे जाऊँ तो 2 बार चेकिंग ध्यान से होती थी कि मौलाना साहब तो बड़ा डाउटफुल करैक्टर लगता है लोगों को। इवन डोमेस्टिक फ़्लाइट पर के लिए भी, इंटरनेशनल की तो बात अब छोड़िए।
उसी तरीके से अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं और 15 अगस्त से 26 जनवरी का वक्त है, तो एक आम मुसाफिर जो है उसकी 2 बार फ्रिस्किंग होती है। मेरी उस 2 बार में तकरीबन 4 बार होती थी, वही आदमी 2 बार देख के वो करता था। ये चीज़ें हुआ करती थी। अभी हाल ही में हमारे देश में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई 22 जनवरी को। तो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा लग रहा था कि पूरे देश ने भगवा रंग धारण कर लिया है। उसके 2 दिन के बाद 25 जनवरी को मुझे चेन्नई जाना था ऑफिस के काम से। तो मैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पास अपनी फ़्लाइट करी है, और हमेशा की तरह मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड मेरे मोबाइल में था, जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड वगैरह। तो एंट्री करी, मैंने अपना उनको टिकट दिखाया और वो दिखाया, तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मुझे देखकर, मेरा नाम देखकर टिकट से कि नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, हार्ड कॉपी होना चाहिए आपके पास आधार की, पैन कार्ड की। मैंने कहा मैं दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा हूँ, देश भर में ट्रैवल कर रहा हूँ, ये कभी नहीं हुआ। कहेंगे नहीं अब ये आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते, आप इसका तो हार्ड कॉपी निकालिए कहीं से, वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। फिर मैंने कहा ठीक है यही बात है, अब मुझे लिख कर दे दीजिए। तो वो तो लोअर लेवल का पुलिस ऑफिशियल होता है, उसने अपने सुपरवाइज़र वगैरह को बुलाया और फिर पूछा आप क्या करते हैं। जब उनको पता चला कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, पत्रकार हूँ, तो उनका अच्छा आप जाइए। लेकिन अगर उस दिन मैं सहाफ़ी नहीं होता, एक बिजनेसमैन होता, तो ये चीज़ बार बार हमें याद दिलाई जाती है कि तुम यहाँ पे औरों से अलग हो, तुम मुसलमान हो, यू डोंट बिलोंग हियर। लेकिन सारे रोज़ाना के चैलेंजेस के बावजूद मैं उन सब लोगों को एक ही बात कहूँगा, मुझे अपने पेट्रियोटिज़म के लिए उनसे सर्टिफिकेट नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। जिन लोगों के वालिदैन ने सन 47 से पहले आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और सन 47 में अपने पूरे होश हवास में हिंदुस्तान को चुना, उनको एक क्रिकेट मैच के पीछे अपनी पेट्रियोटिज़म का सर्टिफिकेट देने या टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। शाहरुख, आप क्या, इन्होंने बहुत दिल की बात बताई अपने फैमिली के बारे में। आप क्या सोचते हैं, आपके वालिदान ने सही फ़ैसला किया या नहीं? हर्ष, आपकी इजाज़त हो तो हम 5 मिनट तमहीद बांधेंगे और फिर आपके के सवाल का जवाब देंगे। Growing up, I felt that I had a very stable sense of cultural identity, which merged very happily with all my other identities and with the mainstream. So as an example, you'd know that you'd say Adab Arz hai to all my parents' friends across religions. And equally, they would know what to say in response. They'd say, "Khush rahiye, jeeti rahiye." So there was this sense of a very stable cultural identity. And suddenly over the years, not suddenly, I've discovered that it's happened over the years. It's become parodic. They've made a parody out of every memory and every association that I had. Mia, for instance, it's become such a pejorative. And it was a very affectionate term. I'd say Mia to somebody like a younger brother, ke आओ Mia. वैसे नहीं लोग बाबू बोलते हैं छोटे जी भाई के। जी, बाबू। आओ Mia खाना खाओ. But other than making fun of the name Abdul, making fun of all these memes that go around, they're not just offensive, they also cause some kind of cognitive dissonance. Because they don't make sense. They don't make sense in terms of my memories, my experiences. ये क्या कह रहे हैं? शाहरुख, मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा, बहुत ज़रूरी है जो आपने बात कही, आई जस्ट ट्रांसलेट इट अ लिटिल बिट। मैं, जो शाहरुख कह रही हैं कि बचपन में एक किस्म का एक सांस्कृतिक एक तहजीब जो था, जिसमें घर में बुज़ुर्ग आते थे, माँ बाप के दोस्त आते थे, तो उनको आदाब कहना, और उनको भी मालूम था कि क्या जवाब देना है, जीते रहो बेटे। पर हाल ही में आप कह रहे हैं कि ये बदल सा गया है, अब ऑलमोस्ट उसका एक मजाक और कहीं पे बहुत और तंज इस्तेमाल होता है। और वो तंज जो मेरी समझ में नहीं आता है, it causes a cognitive dissonance. ये तंज क्यों है, कहाँ से आ रहा है, ये उनको समझ में भी नहीं रहा है। कि आपने उदाहरण दिया कि मियाँ प्यार के साथ अपने ज़ियाद जैसे छोटा भाई
अरे मियाँ आए। आज मियाँ शब्द एक ऑलमोस्ट गाली के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये क्यों हुआ है ये मुझे समझ नहीं आ रही। आपने कहा जी जी, बिकॉज वी आर सिटिंग हियर इन सैयदान मंजिल। सैयदान मंजिल में हर मुहर्रम में मजलिसें होती हैं। एंड आई रिमेंबर 2 or 3 years ago बहुत से छोटे बच्चे आते हैं, जाकिर नगर से, ओखला से छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और डॉक्टर सैयदा हमीद एक दिन कह रही थी कि ऐसे ही तो तहजीब सीखते हैं बच्चे, मजलिसों में आते हैं, बैठते हैं। सो दैट होल continuity of tehzeeb, there seems to be a disruption now. So my cultural markers are now parodies. My cultural markers are now something that is to be made fun of. Even the exoticization of biryani, for instance, that's not the sum total of Muslim culture to be eating biryani at Eid. That's one part of it. तो आपने यही कहा कि यही तहजीब बच्चों को भी जैसे इकट्ठा होते हैं, बच्चे सीखते हैं, और कंटिन्यूटी रहती और थी, एक निरंतरता भी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आज वही तहजीब एक मजाक और एक तंज सा रह गया है, जी, और वो या फीटसाइजेशन हुआ है उसका, या चुपता है, या फिर उसको जैसे कोई बहुत ही कोई अजीबो गरीब कोई अजूबा है उस तरह से बिरयानी खाएंगे, आज ईद का दिन है, आज बिरयानी खाएंगे। ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ इज़ द वाइल्ड and very active narrative where the Muslim is the troublemaker, the disruptor, the anti-national, and also a very overtly sexualized being. All of that. दूसरी तरफ मतलब ये तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा आप कह रही हैं कि मुसलमान आज मतलब कहीं हिंसक है और औरतों के प्रति बुरी नज़र रखता है। इस तरह का प्रचार एक आम समाज का हिस्सा गया है, और किसी आम मुसलमान को ये समझ में नहीं आता है, because these are not the associations, these are not our experiences at all. आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है हम देखेंगे, and I'm reminded of another of Faiz's poems, आज बाज़ार में, which he wrote in 1959, और उसका एक मिसरा है about the constant scrutiny, हाकिम शहर भी मजमे आम भी। शहर के जो हाकिम हैं वो भी हर वक्त स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, जो आम मजमा है, द मॉब्स, दे आर आल्सो ऑलवेज लुकिंग एट मी, एंड द कांस्टेंट एक्यूजेशंस, तीरे इल्ज़ाम भी, संगे दुश्नाम भी, हर वक्त इल्ज़ाम है, हर वक्त stones are being thrown about sort of twisting who I am, twisting that cultural identity. So there's all of this, there's all of मैं जो हूँ मुझे तोड़ा जा रहा है, मतलब उसको तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है, और हमेशा मुझे जवाब देने का मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, इस सब का मुझे जवाब भीड़ को भी देना है और हाकिम को भी देना है, सरकार को भी देना है, और हर वक्त इल्ज़ाम भी है, हर वक्त संगे दुश्नाम भी है, नाम ख़राब करना मेरा, बदनामी भी है। जी जी। About a year ago I was at a meeting at the press club, और मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने, रूल ऑफ लॉ वाज द जनरल टॉपिक, और मनोज झा साहब उस दिन बोल रहे थे, एंड ही लुक्ड एट हिज ऑडियंस, he looked at all the young people there, and he said that, do you realize that you are the last wall of defense between rule of law and constitutionalism and a very unequal society, or a very democratic deficit? And I looked around and I saw many Muslim faces, perhaps in excess of their proportion in their country, and that made perfect cognitive sense to me, that Muslims have been and Muslims are always at least part of the last wall of defense. They always show up. आप बहुत एक और खूबसूरत बात कहें अभी शाहरुख ने, उन्होंने कहा कि एक प्रेस क्लब में रूल ऑफ लॉ पे, संवैधानिक मूल्यों पे एक बातचीत चल रही थी, तो हमारे जो एमपी हैं मनोज झा, उन्होंने एक बात कही जो ये याद कर रहे हैं, उन्हें नौजवानों को कहा, ऑडियंस में बहुत सारे नौजवान थे, कि नौजवान आप लोग आखिरी एक किस्म के दीवार हैं संवैधानिक मूल्यों और रूल ऑफ लॉ पर
अगर देश चलना है, या फिर असमानता, नफ़रत, जी खौफ। जी और आपने कहा कि उस ऑडियंस में ज़्यादा संख्या में मुसलमान नौजवान थे, और जी आपको सही लगा कि हाँ, नौजवान, सभी नौजवान, और उसमें मुसलमान नौजवानों की एक ख़ास जिम्मेदारी भी बनी है और उनकी भूमिका भी रही है। they've always showed up वो हमेशा historically they've always showed up हैं संवैधानिक, इस देश के संविधान के मूल्यों की रक्षा में। in 1857 in 1862 in 1920 in 1930 40 they've always showed up as they should हमेशा हमेशा रहे हैं इस सारे अलग अलग दौर पे। आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में हुआ था, और उसके बाद जब भी, और ऐसा होना भी चाहिए। इसमें कोई, जी ये कोई विचित्र बात नहीं है। वो इस देश के नागरिक हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं, और इसकी रक्षा, इसके मूल्यों की रक्षा के लिए वो खड़े होंगे। So then the next stanza of Aaj Bazaar mein, which I think is very pertinent here, the next stanza is, Inka damsaz apne siva kaun hai? Who will speak the truth if not us? Shehre jana mein ab basifa kaun hai? Dasht qatil ke shayan khada kaun hai? Look how many people have just switched over to the side of power. So if we don't speak up, who will? आप कह रहे हैं कि वही फैज़ के का वही नज़म का एक और हिस्सा है कि सच बोलने की हिम्मत अगर हम नहीं करेंगे, जो पीड़ित है उसके साथ हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। देखिए कौन दूसरी तरफ चला गया है, मतलब सत्ता की तरफ, मतलब पावर का इस्तेमाल, और Yes. नफ़रत और दबाव और जुल्म, सभी के पक्ष में कौन चला गया है। And these two lines, which I think a lot of young Muslim men and women say to each other every day, it says, "Rakhte dil bandh lo, dil figaro chalo, phir hami qatl ho aaye, yaro chalo." So of course they are the last wall of defense. But after saying all this, in answer to your question, I'm the third generation now after partition. It's a very reasonable question, but it doesn't speak to me today because I am so embedded. India is us, and we are India. So this question is a historical question. It doesn't speak to me because I am an embedded stakeholder here. My sense of belonging is visceral. आप कह रही हैं कि मुझे ये सवाल ही सही नहीं लग रहा। मैं तीसरी पीढ़ी आज़ादी के बाद की हूँ, और ये देश है ही मेरा। मेरे से सवाल ही कैसे ये पूछा जा सकता है, ये मुझे लग रहा है। ऐसा आप कह रही हैं। मुझे याद आ रहा है मौलाना आज़ाद भी कहते थे आज जब बंटवारा हुआ कि मैं मुस्लिम भी हूँ और मैं हिंदुस्तानी भी हूँ, और ये दोनों पहचान मुझसे अलग नहीं हो सकते। Ji, ji. So बिल्कुल। despite all the accusations and despite all the indignities and the humiliations, it still doesn't speak to me because it's still visceral, my sense of belonging. I will be the last wall of defense. आप कह रहे हैं कि इसलिए जुल्म भी हो, हिंसा भी हो, नाइंसाफ़ी भी हो, Indignities ho. और बेइज्जती भी हो, सब कुछ हो सकता है भी, लेकिन फिर भी ये मेरा देश है और कोई इसको बदल नहीं सकता। जी, और जी, मेरा जी। अपनापन जो मैं महसूस करती हूँ इस देश के प्रति, उसको कोई बदल नहीं सकता। The second direct response that I want to give to your answer is that I think my entire answer to you is located in a very specific sense of specific position of class and caste. Those are very specific experiences. ये हो सकता है कि across classes, across castes, a lot of times people didn't have the option to go. The Muslim working class largely couldn't go, didn't go. The artisans didn't go. It was only the zamindars who went. So in that sense, the Pasmanda groups, the working classes, have never even considered this question, not then, not now. And और दूसरी बात जो आपने कहा कि कास्ट और आपका जो वर्ग है, वो भी इस फैसले को प्रभावित करता है। जी, पार्टीशन के वक्त में भी ज़मींदार गए, जो पढ़े लिखे लोग थे वो गए, लेकिन जो किसान था, मज़दूर था, उनके लिए तो उस वक्त पे सवाल भी नहीं था कि मैं जाऊं।
तो उस वक्त नहीं था और ना आज है। जी, जितना उस वक्त था ना अब है। और आखिरी मेरा जवाब ये है कि even those who went to Pakistan or those who came from Pakistan to here went for a variety of reasons and came for a variety of reasons, and some of them were forced. But having migrated, the sense of belonging doesn't always naturally just evaporate. The way that generation talked about home and belonging wasn't really confined by artificial territorial boundaries, and I think we should consider that also. एक पाकिस्तानी ड्रामा हम देख रहे थे, उसमें एक महाजिर फैमिली थी, उसका किस्सा था, बूढ़ी दादी थी उसमें, और वो हर वक्त दिल्ली को याद करती थी और कहती थी जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। जी, वो दिल्ली को याद करती थी। अच्छा। और वो ये कहती थी कि यूपी को बल्कि याद करती थी और कहती थी कि यहाँ मर गई तो क्या होगा, ना कोई मुर्दा मुझे जानेगा ना मैं किसी मुर्दे को जानूंगी। So that sense of belonging is beyond borders. मैं भी जब भी पाकिस्तान गया हूँ जी। इतनी मोहब्बत, जी, क्योंकि जी, जब वो जी। जानते हैं कि मेरे माँ बाप उस ज़मीन के हैं तो बिल्कुल अपना मानते हैं और इतना प्यार देते हैं। जी, एंड दैट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो सीमाएं हैं उसको वो पहचानती नहीं। And not just in Pakistan, migrant communities in the UK, US now, they're so invested in what is going on. So when I said that Muslims always show up to be the last wall of defense, at least in commensurate to their numbers, that applies also to the medieval times. They fought for empire, and they've also participated in the revolts against empire. चाहे शिवाजी की फौज हो या जो भी फौज हो, तो उस वक्त से वो चला आ रहा है। तो इतिहास में भी आप कह रही हैं कि तो मध्य वर्ग में भी था, ऐसा भी नहीं था कि वो शासक ही थे, शासक में भी हिंदू और मुसलमान थे। जी। और उस शासन के खिलाफ जो जंग हुए थे उसमें भी हिंदू और मुसलमान थे। जी। तो उस देश के नागरिक हैं, उनकी पहचान सिर्फ उनके मज़हब से कभी भी ना आज है ना उस वक्त थी। शायद नहीं। थैंक यू। नहीं। ज़ियाद हमारे सबसे नौजवान साथी, आप बताएं, आपने अपनी किताब में भी बहुत मार्मिक तरीके से ज़िक्र किया कि आपकी जो पिताजी हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता पे इतना ज़्यादा उनका ध्यान था, और आप कहते हैं कि आपको कुछ वक्त लगा समझने के लिए, और आखिर में अपनी किताब में भी आप इसकी ज़िक्र करते हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप अपने आपके जो अब्बू हैं और उनके जो अब्बू थे, माँ थी, उनने सही फ़ैसला किया या नहीं? तो मुझे अक्सर ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपने अब्बू के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जिस टाइम में वो पैदा हुए थे शायद बहुत अलग वक्त था। मतलब उस टाइम पर उनके जितने भी भाई थे, मेरे अब्बा के, मेरे पापा के, उनमें से 4 भाई पाकिस्तान चले गए। उन्होंने काफ़ी बुलाया, उन्होंने एक तरह से ल्योर करने की उन्हें कोशिश करा कि आप पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान में सब कुछ है, जॉब है, सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा है। मेरे अब्बा उनसे मिलने जाते थे पर आखिर में वो गए नहीं। तो अक्सर मैं उनसे ये वाला एक सवाल पूछता था कि मतलब आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने, वैसे मैंने किताब में भी जिक्र करा, वो कहते हैं कि ये मेरा घर है, हमारा 100 साल पुराना घर है अलीगढ़ में, काफ़ी पुराना, जहाँ पे मेरे दादा ने बनाया था पार्टीशन से पहले, इस सेंचुरी से पहले। तो क्या अपने घर को हम छोड़ के कैसे जाएं? तो एक ये सवाल है कि हाँ, मतलब कभी कभार मैं बिल्कुल, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि डाउट नहीं होता, कभी कभार डर लगता है। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी आ रही होती हैं तो कभी कभार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होता कि अगर वो चले जाते। पर मैं फिर जहाँ पर भी मैं अक्सर वो वाली बात सोचता हूँ कि जो मेरे इलाके के लोगों की तरफ मैं देखता हूँ, तो उसमें ये है कि शायद ये एक सवाल भी एक प्रिविलेज से किया आता है कि मैं जा सकता हूँ। क्या मेरे इलाके के जो हज़ारों लाखों लोग हैं, मेरे शहर के हज़ारों लाखों लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वही जो शाहरुख ने कहा कि आपको तो फिर भी चॉइस था, उनका चॉइस ही नहीं है कि वो कहीं और जाएं। तो
ये मुल्क मेरा है ना, ये मुल्क मेरा। शायद मैं ये वाली बात कहता हूँ कि शायद जो मेरे हिंदू दोस्त हैं उनसे ज़्यादा भी है। मैं ये वाली बात एक क्लेम करता हूँ, क्योंकि जैसा आपने कहा कि मेरे मेरे पापा के पास चॉइस थी, वो जा सकते थे। और फिर ये वाली बात कि शायद ये इस टाइम पर जो एक रिलीजन एक तरह से डोमिनेट कर रहा है हमारे पॉलिटिक्स पर, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुसलमानों को कि शायद ख़ास तौर पे जब हिंदू नेशनलिज्म को छोड़ रहे हैं तो शायद हम ही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो शाहरुख कह रही हैं, और हमें ही रिक्लेम करना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जनता के अंदर ये वाली बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ रही है कि जो जो पावर्स हैं, जो 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 रूलिंग पावर्स हैं, वो कहीं ना कहीं देशभक्ति को वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसको अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। वो देशभक्त नहीं है, ठीक है। शायद हमारे जैसे लोग जो अक्सर अपनी परेशानियों में भी, अक्सर अपने क्या कहते हैं दर्द में भी, अगर आप किसी चीज़ को चूज़ करते हो परेशानी में, तो वो चीज़ अपनी है। जी नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं। मैं इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ एक समूह हमें कह रही है कि आप तभी अपने देश से मोहब्बत को साबित कर सकते हैं अगर आप दूसरे से नफ़रत करें। आप तभी अपने मज़हब के प्रति वफ़ादार हैं अगर आप दूसरे मज़हब से नफ़रत करते हैं। हम ये कहने की कोशिश करें, जो मैं आपसे सुन रहा हूँ, कि नहीं, मुझे अपने देश से मोहब्बत है, अपने मज़हब से मोहब्बत है, और बाकियों के प्रति भी मेरा इज़्ज़त सम्मान है। तो वो कहने के लिए आपकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा है इस वक्त में। तो मुझे लगता है कि शायद अगर कभी टाइम मशीन होती और मैं अपने अब्बा को जाकर पीछे बता सकता कि आपको जाना चाहिए या नहीं, तो शायद अगर वो वाली चॉइस होती तो शायद मैं अब भी उनसे कहूँगा आप रुके, है ना। हम जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है, हम देखेंगे, हम लोग रहेंगे यहाँ पर, है ना। क्योंकि शायद देश कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है कि उसे हम चाहिए, पर हमें ये पता है कि देश को हमारी ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत। देश को एक चीज़ ऐड करता हूँ। इन्होंने बोला कि इनके वालिद साहब के पास मौका था, नहीं गए, वो शायद वही मेरे घर में थी, शायद इनके भी बुजुर्ग के साथ वही रहा होगा। मैं वापस एक चीज़ कहता हूँ कि आज मुसलमान से ये पूछा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान आपको अपना देश लगता है या नहीं, ये अपने आप में एक तकलीफ दे चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वो एक छोटी सी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से चीज़ शेयर करता हूँ, और अब मैं मजबूर होकर मैं एक चीज़ से पब्लिकली कहने लगा हूँ। पहले मैं खामोश रहता था, ये एक सीक्रेट थी मेरी और मेरे अल्लाह के बीच में, मेरे वतन के बीच में, कहीं मैं नहीं कहता था। मैं जब भी किसी दूसरे मुल्क से अपने घर वापस आता था, अपने देश वापस आता था, तो जब फ्लाइट से हम लोग उतरते थे और एयरपोर्ट पे अंदर आने से पहले, तो मैं पहले ज़मीन को खामोशी से चोरी छुपे छूता था कि मेरे वतन की ज़मीन है। और उसके लिए मुझे आज भी किसी हिंदुत्व के प्रैक्टिशनर को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे उससे सर्टिफिकेट चाहिए। मैं उन लोगों से पूछूंगा कि जो लोग आज देशभक्ति का नारा लगाते हैं और कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में हाउडी मोदी के नारे लगाते हैं, उन्होंने देश छोड़ा था। आज भी अगर आप उनको कहेंगे कि वापस आप लोग मेरठ, मुजफ्फरनगर या भोपाल आके रहने शुरू कर दो, तो मना कर देंगे। उनके पास कहाँ से ये अधिकार है कि भारत के, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर टिप्पणी करें, उनकी शख्सियत पर सवाल उठाएं, उनकी नेशनलिज्म पर, उनके पेट्रियाटिज्म पर सवाल उठाएं। मैं उनके सवालों के जवाब देना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। ज़िया साहब और आप सभी को, मैं अभी हम पहले के बारे में, इतिहास के बारे में, अपने परिवार के, अपने देश के लोगों के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। मैं फास्ट फॉरवर्ड आज मैं आना चाहता हूँ, और पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कई चीज़ें बदली हैं। मैं कई महीनों से देश के अलग अलग कोनों में जब जाता हूँ, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अलग बातचीत वो भी चाहते हैं, और बातचीत होती है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और
अगर एक लफ्ज़ मैंने सबसे ज़्यादा सुना है उनसे इस दौर में, वो है डर। डर लगा जा रहता है, मतलब एक किस्म का ये जो लिंचिंग का दौर जो चला है, उससे हमेशा लगता है कि पता नहीं कोई ट्रेन में मेरे भाई चले गए हैं, मेरे पिताजी मेरे शौहर चले गए हैं, तो पता नहीं क्या होगा उनको। मतलब एक अजीब सा वेग सा डर लगा रहता है, एक खौफ सा है। और दूसरी बात वो मुझसे बार बार कहते हैं कि एक सेंस ऑफ बिट्रेयल, मतलब कि क्या हिंदुस्तान अभी बदला है या हमेशा ऐसा ही था? क्या हम गलत फहमी में थे कि ये देश ने हमें अपनाया है, या हम अब देख रहे हैं कि किसी कारण से इन सालों में ये देश बदला है। लेकिन दोस्तों और सभी, मतलब ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन सभी कहते हैं कि मेरे बचपन के दोस्त, मेरे साथ में पढ़ने वाले साथी, मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, मैं सोच भी नहीं सकता या सकती कि अब मैं उनके पोस्ट पढ़ती हूँ फेसबुक में या कहीं, उसमें इतनी ज़्यादा नफ़रत है। तो क्या हमें गलत फहमी थी? तो एक ये दूसरी बात लोग बताते हैं। और तीसरा यही कि दर्द बहुत है इन बातचीत में, कि जिस देश को हम जो हमारा अपना है और जिसे हम इतना मोहब्बत करते हैं, उस देश में हमारी जगह क्या है और क्या रहेगी, इसके बारे में पहली बार सवाल उठ गए हैं कि क्या हम लोग बराबर के नागरिक की हैसियत इस देश में हमें मिलेगा, या हमें ये मंजूर करना पड़ेगा कि हम दूसरे सेकंड क्लास सिटीज़न या दूसरे श्रेणी के नागरिक के तौर पे हमें रहना पड़ेगा। तो मेरा ये दूसरा सवाल है कि बुज़ुर्गों ने क्या चुना उसकी बात हो गई है। आज आपके इर्द गिर्द देश के जो मुस्लिम भाई बहन नौजवान हैं, वो अपने देश के प्रति और अपने भविष्य के बारे में, अतीत के बारे में नहीं बट भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। और आई गो चेंज अराउंड और ज़ियाद से पहले पूछता हूँ। सर मुझे लगता है कि अगर हम ये वाली बात सोचते हैं कि मुसलमान क्या सोचता है, तो उसमें एक डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास। तो एक ये है कि अगर मैं ये देखता हूँ जो प्रिविलेज मुस्लिम्स हैं, जैसे हम या हमारे आसपास के मेरे दोस्त वगैरह, उनमें कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिट्रियल तो है, और एक इंडिफरेंस है कि उनको ये लगता है कि अब शायद हिंदुस्तान हमें अपना नहीं मानता, तो शायद मैं भी इस देश के बारे में नहीं सोचता। पर अगर जगह आप गुरबा पे चले जाएं, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो वहाँ पे काम करता है, मतलब वो मुझे उसके अंदर एक अभी भी मुझे लगता है कि एक होप है, एक उम्मीद है। क्योंकि मुझे अक्सर ये भी लगता है कि उम्मीद रखना शायद उस अपने काम की तरफ बढ़ने के लिए पहला एक स्टेप होता है। उम्मीद ना हो तो फिर हम करें क्या अपनी ज़िंदगी के साथ? नहीं, तो उम्मीद ना होना है ना रखना, डिस्पेयर, मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ प्रिविलेज में आ सकता है। जिस इंसान के पास अगर कोई और चॉइस ही नहीं होती, तो उसको ये होता है कि उसके लिए शायद होप, उसके लिए शायद इतना ज़्यादा मैटर करती जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो मुझे ये लगता है कि खूबसूरत बात आपने तो कही। जैसे शाहीन बाग आखिर क्यों हुआ, है ना? अगर हमारे जैसे मुसलमान जो कि इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली या एनालिटिकली एनालाइज करते हैं, तो शायद शाहीन बाग नहीं होता। शायद हम लोग अपने डिफरेंसेस में मर जाते और लड़ते कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो ज़मीन का मुसलमान है जो आता है और अपने तिरंगे को रिक्लेम करता और है, आती हैं और भी ज़्यादा आती हैं औरतें आती हैं कि ये मेरा मुल्क है ना, हमें, और ये हमेशा हमारा ही मुल्क रहेगा। मेरे बाप दादा यहाँ पर रहे थे और हम भी हमेशा रहेंगे, हमारे बच्चे ही यहाँ पर रहेंगे। तुम हमसे सवाल करने वाले कौन होते हो? नहीं, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करते। उस दौरान जब शाहीन बाग जैसे देश भर में बहुत जगह मुस्लिम औरतों ने, कामकाजी मुस्लिम औरतों ने मोर्चा संभाला था उस आंदोलन का, और मैं उन 100 दिनों में मैं देश के हर कोने में गया और उन महिलाओं से बात करता था। तो एक बात वो बार बार कहते थे कि हमें बेवतन ना कोई कर ले, यही इसीलिए हम
हम बाहर निकले, हम बेवतन ना हों। और वो लफ्ज़ भी मुझे आज भी दिल में चुभता है कि ये मेरा देश है, मुझे बेवतन ना करो। तो मुझे ये लगता है कि जो ख़ास तौर पे अगर हम ये सोचें कि जो घेटोज़ में जो लोग हैं उनको पूरा पूरा वो इतने ज़्यादा पॉलिटिकली समझदार हैं, है ना, उनको पूरा अंदाज़ा है कि किस तरह की पॉलिटिक्स है और किस तरह के उनके रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, पर उनके अंदर एक ये वाली उम्मीद है कि कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी हुक्मरान हमेशा ज़िंदगी भर नहीं रहा, और ऐसा नहीं है कि वो तो आते जाते रहेंगे, हम हमेशा यहाँ पर रहेंगे। तो एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मुझे लगता है जो एक हमारा गरीब तबका है, जो वर्कर्स हैं, उनके अंदर कोई वो कहते हैं हम वोट करेंगे देखो जाएगा, आप हमें नहीं बताओगे। अगर आप कह रहे हैं एक ज़िद्दी उम्मीद, जिद है, उम्मीद की ज़िद नहीं। तो अक्सर मैं शायद उन्हीं से, मुझे लगता है कि अक्सर अगर मैं अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से मेरी नाउम्मीदी भी आती है तो शायद मैं फिर उम्मीद के लिए मैं फिर उनके पास ही जाता हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउम्मीदी, उम्मीद है। बहुत खूबसूरत बात कही। शाहरुख, आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू ऐड टू दैट जो जैद कह रहे हैं, जैद रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि जो प्रिविलेज क्लासेस का रिएक्शन होता है वो मुख्तलिफ होता है वर्किंग क्लासेस से, मगर हम उसमें जोड़ना चाहते हैं कि रिएक्शन तो बाद में होता है, जो इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत मुख्तलिफ होता है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट द मटीरियल हार्म is mostly 99% of the times on the poorest Muslim communities, on the Pasmanda communities. ये बात भी बहुत ज़रूरी शाहरुख ने किया है कि कहनी थी कि जो ज़ियाद ने कहा कि जो सबसे गरीब है मुसलमानों के बीच में, पीड़ित है, पासमानदा है, वो आज भी वो उम्मीद को एक ज़िद के तौर पे पकड़ा हुआ है। लेकिन ये दिस इज़ इवन मोर रिमार्केबल, जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर Material harm, जो lynchings, मतलब उनकी ज़िंदगी पे जो सीधा असर, livelihoods, उनके रोज़गार पे, उनके पढ़ाई और आगे बढ़ने के, नौकरी के, बिज़नेस में, उसमें ये जो असमानता और नफ़रत का दौर चल रहा है उसके में सबसे ज़्यादा असर उन पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद भी उनकी है। जी। And also I want to say that the elite Muslim, the assault still is very much psychological, it's conceptual, it's not material. That doesn't lessen it, but we have to be very conscious that it's the working class, it's the Pasmanda class that is bearing the brunt of the assault. नहीं, बिल्कुल जो शाहरुख ने कहा कि ऐसा नहीं कि असर जो जाति और वर्ग के तौर पे जो तथाकथित उच्च वर्ग है मुसलमानों में, उन पे असर नहीं है, लेकिन उन पे जो असर हुआ है वो उनके भावनाओं पे हुआ है। जी। लेकिन साइकोलॉजिकल एक मनोवैज्ञानिक तरीके पे उनके ऊपर हुआ है। जो कामकाजी मुस्लिम हैं उनके ऊपर भावनाओं पे तो हुआ ही है, लेकिन उनकी सीधे ज़िंदगी, आज मैं रोज़गार चला पाऊँगी कि नहीं, आज मेरे बच्चे सही स्कूल में जा पाएंगे कि नहीं, इस सब पे उसका असर पड़ रहा है। और बेवतनी भी होगी तो आपकी मेरी शायद बाद में हो, पहले वो, और बेवतन भी वही होंगे पहले। But having said this, I want to talk about two things, the idea of betrayal and the idea of hope. मेरा ये ख्याल है कि बहुत मुश्किल वक्त है, but when you think in terms of betrayal, you're still thinking that the majority should have accepted me, they didn't. But I want to think about that. I mean, there's nobody to accept me or not accept me. It's my land. So we don't talk about other crises in terms of betrayal. We talk about it in terms of a problem. The Dalits don't talk in terms of betrayal. The poor don't talk in terms of betrayal. I don't think Muslims should also talk in terms of betrayal. It's a very difficult time. We'll rise and we'll be the last wall of defense and we'll reclaim it. शाहरुख जो कह रही हैं वो कह रहे हैं कि जब दलित भी शोषित है, आदिवासी भी शोषित है, कामकाजी मजदूर भी शोषित है, उनसे ये नहीं कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी उम्मीदों से एक तरह से
वफादारी नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। बहुत गलत हो रहा है और गलत बहुत- हो रहा है, हम हम इसका सही करेंगे। आई एम अ स्टेक होल्डर। आपस में मिलकर ही कर सकते हैं, मुझे लगता है। लेकिन मुसलमान से आज भी जब हम पूछ रहे हैं, जब वो महसूस कर रहे हैं एक सेंस ऑफ बिट्रियल कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो कहीं हम ये भी मान रहे हैं कि कि उनका इस देश में टिकना इस पर निर्भर है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो उनको on some goodwill, on some good faith, and उनके साथ बराबरी का नज़रिया रखें। जी, आप कह रहे हैं कि मेरा देश है, मैं आपके ऊपर क्यों निर्भर हूँ? जी, जी, आप गलत कर रहे हैं, मैं इसका सामना करूंगी, लेकिन मेरा इस देश के प्रति एक जो मेरी जगह है वो आपके मानने या ना मानने पे निर्भर नहीं, क्योंकि ये मेरा भी देश उतना ही है जितना आपका है, नहीं? जी। और इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो जो सवाल जो है, जो आप भी कह रहे हैं कि क्या होता अगर आपके वालिद चले जाते, दैट सवाल इज फ्रोजन इन टाइम। महाजिरों के साथ वहाँ क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। या लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत मुसलमान हैं, पहुंच जीना भी हराम कर पाते रहे या थे। नहीं पहुंच नहीं नहीं, पाते। बांग्लादेश में जी, तो वो सवाल it's frozen in time. It doesn't speak to historical time at all. So that as well. तो आप कह रहे थे वो सवाल भी कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से इसको कहना चाहूँगा कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान और आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ पाकिस्तान ये था कि आपके अलग अलग पहचान होते हैं, लेकिन एक ही पहचान ज़रूरी है, वो आपका मज़हब, और एक ही मज़हब के लोग जब तक एक साथ नहीं रहेंगे उनको बराबरी और सुरक्षा नहीं मिल पाएगा। आइडिया ऑफ इंडिया बिल्कुल अलग था। आइडिया ऑफ इंडिया ये था कि हम एक जैसे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ढूंढे भी नहीं। Yeah. आप अपना मज़हब माने, आप अपनी भाषा बोलें, आप अपना रहन सहन रखें और मैं अपना रखूं, और हम एक दूसरे के साथ दोस्ती रखेंगे, एक दूसरे को अपना मानेंगे। जी, तो जी। आइडिया ऑफ पाकिस्तान तो बहुत जल्दी टूट गया जब मुहाजिर की बात तो आपने की, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ईस्ट पाकिस्तान में लोग थे उन्होंने कहा हाँ हम मुसलमान हैं, लेकिन हम बंगाली भी हैं, हमें अपनी भाषा से प्यार है, हमें अपने गीत संगीत इस सब से है। और उसको लेके जो हिंसा हुई, हमारे जो पार्टीशन में कहते हैं 10 लाख लोग मारे गए, बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होने में 30 लाख लोग मारे गए। जी। तो एक मज़हब होने से कोई सुरक्षा का तो कोई गारंटी फायदा था ही ही नहीं नहीं। है। तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जी। बट लेट मी मूव नाउ टू जिया। सर, इसमें मेरी राय इन दोनों से थोड़ी मुख्तलिफ है। पहले आपकी बात पे मैं कहता हूँ, जो आपने रिलीजन की बात बोली, तो जो आज हिंदुस्तान में मुसलमान है उसने जिन्ना के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को नकारा था। जी। जो आज हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको उसी सियासत का सामना करना पड़ रहा है और उनको हिंदू राष्ट्र की पॉलिटिक्स को नकारना है, तभी आइडिया ऑफ इंडिया कामयाब होगा। भारत के मुसलमान अपना इम्तिहान दे चुके हैं, अब हिंदुओं के लिए इम्तिहान का वक्त है कि वो हिंदू राष्ट्र को नकारते हैं या स्वीकारते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हिंदुओं ने कहा कि पसमानदा पे ज़्यादा असर होता है या उनका पसमानदा की ज़िंदगी नॉर्मल चलती है, जैसे रियाद ने कहा, तो मैं उससे थोड़ा मेरा डिफरेंस है। और आज की तारीख में बदकिस्मती की बात यह है कि नफ़रत इस हद तक पहुंच गई है कि गांव में, छोटे शहरों और कस्बों में भी बात पहुंच चुकी है। मैं आपको नोएडा की एक मिसाल देता हूं। नोएडा में एक जामा मस्जिद है सेक्टर 8 में, बड़ी मस्जिद है, और कभी वहाँ पे पहले कभी कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई। सन 92 में भी जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तब भी उसके आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उसके आसपास सभी तबकों के लोग रहते हैं। ज़्यादातर लोग लोअर क्लास के हैं, वर्किंग क्लास के हैं, और आपस में पहले अच्छा ताना बाना था। अब ये हो गया है कि वो बहुत सारे ऑटो वाले रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा पहले हम एक ही खैनी साथ खा लेते थे, कोई पंडित है कोई मुसलमान है इसका फ़र्क नहीं करते थे कि किसकी हथेली पे उसको साफ बनाया गया और किसने खाया, इसका फ़र्क नहीं था। उनका आज पंडित मेरे हाथ से नहीं खाता है, क्योंकि मैं खाना भी चाहूँ तो मुझे वो ऑफ़र भी नहीं करेगा। दूसरे गलत शब्दों में बोला कि तू वो है,
तो उस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट सोशल अपार्थाइड, वो लोअर मिडिल क्लास वर्किंग क्लास में भी पहुंच चुका है। ये रियलिटी है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि उनके पास, जैसे कि अभी शाहरुख ने बोला, सन 47 में उनके पास ये ऑप्शन नहीं था कि विकल्प नहीं वो था। पाकिस्तान जाएं। उसी तरीके से आज भी उनके पास ऐसे वसाइल नहीं हैं कि वो भारत छोड़ें। तो वो बात वहाँ तक रही। लेकिन इसके आगे अगर आप ये कहें कि आज का भारत का मिडिल क्लास मुसलमान का मूड क्या है, क्या उसकी फीलिंग, जैसे कि आप इन दोनों ने जिक्र करा बिट्रेयल का, ख़ासतौर से ज़ियाद ने किया, तो मैं उस पर से एग्री करता हूँ कि हाँ, एक बिट्रेयल का फीलिंग है। शाहरुख ने कहा हम उसको ओवरकम करेंगे, हाँ हम ओवरकम करेंगे, लेकिन उस फीलिंग से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा बिट्रेयल का फीलिंग एक दलित से अलग है। दलित हमारी तरह सैकड़ों साल से है यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक हिंदू कास्ट हायरार्की का हिस्सा था। चाहे मुगलों ने भी रूल करा, तो दलितों के साथ जो एंशियंट इंडिया में ट्रीटमेंट था वो तकरीबन वैसा ही रहा, कोई ख़ास उसमें चेंजेस नहीं है। जो भारत का मुसलमान है वो एक टाइम में रूलिंग तबके के साथ एसोसिएटेड था, उसका फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और हमेशा से एक शेयर्ड पास्ट की बात कही गई है और ज़िंदगी जी गई है एक मिले जुले तरीक़े से। चाहे ब्राह्मण हो या सैयद हो, शेख हो, खान हो, क्षत्रिय हो, वैसे कोई खराबी किसी में आपस में नहीं पाई गई। और उसी तरह से सन 47 में भारत के मुसलमान यहाँ पे रुके, तो उनको ये पूरी उम्मीद थी कि जो एक हक़ एक ब्राह्मण को अपने मंदिर जाने का मिलेगा या एक हिंदू को मंदिर जाने का मिलेगा, वही हक़ एक मुसलमान को मस्जिद जाने का मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ रही, लेकिन आज जब एक मुसलमान अपनी मस्जिद जाता है तो उसको खौफ क्यों होता है? हिंदू को तो वो खौफ नहीं होता अपने मंदिर जाते वक्त। आज जब रामनवमी होती है तो 4 मीनार को क्यों ढका जाता है? जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो मस्जिद के बाहर जाके क्यों रुकता है? आपने कभी नहीं देखा होगा कि मुहर्रम का जुलूस निकला है तो किसी मंदिर के बाहर जाके नारे लगाए गए हैं या ताज़िया ख़ास तौर से उसके सामने जाके रुकाया गया है। तो ये चीज़ है, तो ये बिट्रेयल है, और इस बिट्रेयल से मैं इनकार नहीं करूँगा। और ये बिट्रेयल इसलिए है क्योंकि हमारे देश की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो चाहे हमारी वेल विशर है और चाहे नहीं वो है 100% वेल विशर, लेकिन बोलती नहीं है। उनकी खामोशी जो है वो हिंदुत्व एलिमेंट को और ताकतवर बनाती है। जब जुल्म हो रहा हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जुल्म को आप गलत समझें लेकिन खामोश रहें तो आप जालिम के साथ खड़े हैं। सो ज़िया साहब, आपने जो कहा जी, वही सवाल मैं बाकी दो साथियों को के सामने रखना चाह रहा हूँ कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेसी रहे, इसकी सुरक्षा देश का मुसलमान कर रहा है और कई हिंदू भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक बहुत मुश्किल वक्त है हमारे लोकतंत्र में, जहाँ सब कुछ जो संविधान में आज़ादी की लड़ाई में जिसके लिए कहा गया था कि ये ऐसा देश होगा जिसमें मोहब्बत होगी, बराबरी होगा, सबके लिए इंसाफ बराबर का होगा और बंधुता होगी, प्यार होगा हम सब के बीच में, इसको हासिल करने के लिए आपने कहा, शाहरुख और ज़ियाद ने, कि देश का मुसलमान हमेशा खड़ा रहा है, रही है इस लड़ाई में। तो थोड़ा हम वक्त देंगे कि देश का जो बहुसंख्यक समाज है उनकी क्या ज़िम्मेदारी है इस खतरे के दौर पे, जहाँ संविधान सबसे ज़्यादा खतरे में है, उस वक्त उनकी क्या जिम्मेदारी है? जी, I want to just respond briefly to what Zia Sahab had said in terms of betrayal, and I want to clarify that factually there's no denying that that's how Muslims feel. That wasn't my point. My point was that we need to reframe it. We need to tell Muslims that more than betrayal, it's a crisis. जी, आप ये कह रहे थे कि बहुत ब्रीफली जो पहले बातचीत हुई, ज़िया साहब ने जो कहा कि
मुसलमान और ज़ियाद ने भी कहा कि हम लोग बिट्रेड महसूस कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो शाहरुख कह रहे हैं कि हाँ, मैं समझ रही हूँ कि ये फीलिंग है, लेकिन धोखा की जगह ये मेरा देश है और इसमें कुछ गलत हो रहा है और मैं इसको ठीक करने की हिम्मत भी रखती हूँ, हौसला भी रखती हूँ। इस तरह से हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। जी जी। एंड ऑल्सो आई थिंक दिस सेंटिमेंट again sort of conflates the ideas of all Hindus being majoritarian, which I want to challenge, because that is not the case, that is never the case. Our comrades in arms, yeah. So that brings us to our second question, कि जी हिंदू समाज की क्या जिम्मेदारी है देश के लोकतांत्रिक मतलब सेक्युलर लोकतंत्र की रक्षा के लिए। जी जी। और सिमेंटिक्स बहुत ज़रूरी हैं। वो हर बार जब हम पढ़ते हैं बहुत गलत लगता है, बुरा लगता है। बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि केस में everyone had lazily started referring to them as the Hindu side and the Muslim side, which wasn't the case. It was not the Hindu side. It was the Ram Janam Bhoomi Trust and it was the Babri Masjid Action Committee. और ये बार होता है। जी, आप कह रहे हैं कि इवन कोर्ट, जैसे बाबरी मस्जिद अयोध्या राम मंदिर के बीच में जो विवाद हुआ था, तो कोर्ट ने भी कहा हिंदू पक्ष ये है और मुस्लिम पक्ष ये है। रिपोर्टाज वैसे और रिपोर्टेज, बट इवन द कोर्ट्स एक्चुअली यूज दैट टर्मिनोलॉजी। तो आप कह रहे हैं कि हम ये क्यों महसूस कर रहे हैं कि हिंदुत्ववादी सोच और हिंदू एक ही है। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कि मुझे वो ये कहते हैं कि मुझे हिंदू धर्म को हिंदुत्व से बचाना है। जी और इसी तरह से जो टेररिस्ट इस्लाम पे जो यकीन रखते हैं वो इस्लाम की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। इस्लाम कहाँ सिखाता है कि आप मतलब बेगुनाह की जान लें। तो हमें इस्लाम को भी मतलब जो दहशत गर्दी इस्लाम विचारधारा से बचाना है। तो ये सही है कि आपकी पहली बात जो मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई है ही नहीं, और ये लड़ाई है वो लोग जो मज़हब का इस्तेमाल नफ़रत और हिंसा के लिए कर रहे हैं। That's exactly what I'm saying. But if we sort of say that majoritarianism or Hindu nationalism is representing a particular ideology of Hindutva, of Hindu nationalism, and what is the way forward, I had something else in mind that I wanted to talk about. For instance, इस प्रोग्राम का नाम आपने हम देखेंगे रखा है, and that's again been a subject of some strange controversy, that particular nazm. जबकि ये नज़म 79-81 में लिखी गई थी against ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक who was authoritarian, who शुक्रिया, आपने पूरा नाम लिया। इस जी हाँ पे ज़िया साहब के खिलाफ लिखी गई थी, जो कि अथॉरिटेरियन थे और इस्लामिस्ट थे। And the whole thing was about reclaiming religion and reclaiming ethics from false gods. And I've been wondering now why a society that's apparently on the sort of the upsurge, why is it feeling so insecure? Because I've always read that secure civilizations are always open and reflexive and open to criticism. What is missing here? तो आपने एक और खूबसूरत बात कही कि इस पूरे प्रोग्राम का नाम है हम देखेंगे, और ये फैज़ अहमद फैज़ की एक ऐसी नज़म की बात है जो एक्चुअली जुल्म के ख़िलाफ़ जब आम लोग खड़े होते हैं उसका एक किस्म का प्रतीक बन गया है इस पूरे सब कॉन्टिनेंट। Specifically against an authoritarian Islamist dictator, where he reclaims an ayat and says it's you're a false god. और ज़ियाउल हक जो इस्लाम के नाम पे एक बिल्कुल ही तानाशाही कर रहे थे, उन्होंने कई चीज़ें की। वो चाहते थे कि काला नहीं पहना जाए, साड़ी नहीं पहना जाए और गीत संगीत ना हो। तो इकबाल बानो काली साड़ी पहनती हैं और एक बहुत बड़े स्टेडियम में जाती हैं और ये नज़म गाती हैं। एक तरह से
जो पूरा एक जन विरोध ये तानाशाही बगावत के की खिलाफ, आवाज़ थी। बगावत की आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इसलिए मुझे लगता है हम सब के लिए। लेकिन इसको भी हिंदुत्ववादी लोगों ने Anti-Hindu, इसको तोड़ मरोड़ किया है। सर और क्योंकि इसके वो भी एक ऑथोरिटेरियनिज्म के खिलाफ आवाज़ जी, थी, और यहाँ पर भी एक ऑटोक्रेट के खिलाफ आवाज़ है। बिल्कुल, और इसलिए वो उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है ये। but the larger point is that we need to think more about our society, the Hindu majority, but also Muslims, because we're being very non-reflexive, we're being very inward-looking, we're being very conservative, we're being very intolerant of any kind of criticism, and all of these are hallmarks of a very insecure society, a very unstable kind of society. आपने एक बात कही कि जो कहा जा रहा है हिंदू खतरे में है, तो बहुत अजीब है क्यों वो खतरे में महसूस कर रहे हैं अपने आप को ऐसे वक्त में जहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा बोलबाला है हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, कहाँ उनका बोलबाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो असुरक्षित हैं। तो ये असुरक्षा एक अजीब, मतलब एक जो ज़िंदा कौम है उसमें एक कॉन्फिडेंस है। मुझे डर की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो जब हिंदू खतरे में कहा जाता है, पाकिस्तान का 97% पाकिस्तान अब मुसलमान है, उसमें 1% हिंदू है, 1% अहमदिया है, 1% क्रिश्चियन है, लेकिन वो भी खतरे में है। तो अब क्या तो इसलिए दैट इज़ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये जो असुरक्षा हम अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, उसका एक और स्वरूप ये भी है, आप कह रही हैं कि हम सुधार की ज़रूरत है, हर समाज में सुधार की ज़रूरत है। हिंदू समाज में भी सुधार की ज़रूरत है और मुसलमान समाज में भी, और सिख और क्रिश्चियन और हर समाज में सुधार की ज़रूरत है, महिला समानता के लिए खास करके, और मुद्दों में भी। तो सुधार की बात से आप क्यों घबराते हैं, ये भी आप सवाल पूछ रहे हैं। और जस्ट टू ऐड टू दैट, मुसलमान भी जब अपने उरूज पर थे, चाहे खिलाफत हो या, it was a much more open society. Blasphemy was not a problem then. So we also need to be a bit more reflexive. जी, तो हम सभी समाज में हमें सोचना चाहिए कि हम लोग क्या हो गया है। थोड़ी सी छोटी सी चीज़ में आप कह रहे हैं कि हमारे भगवान को बेइज्जत किया गया है और किसी को आप मारने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में एक बहुत गरीब क्रिश्चियन महिला को फांसी की सज़ा दी जा रही है क्योंकि कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह का अपमान किया है। तो ये आप एक गरीब महिला से, आपका मज़हब इतना कमज़ोर है कि उससे वो खतरे में पड़ गया। तो ये बिल्कुल इस तरह के आत्मचिंतन की ज़रूरत है, आप कह रहे हैं जी। मुझे लगता है कि इस टाइम पर अगर मैं प्रोग्रेसिव हिंदू से मुझे लगता है कि मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं, देखिए सबसे पहली बात अगर वो हो सके तो मुझे लगता है कि ये वो वक्त नहीं है कि हम सिर्फ ये कहें कि ये गलत हो रहा है और उसके बाद हम कह के बढ़ जाएं। ये थोड़ा वक्त ऐसा है कि यू हैव टू वॉक द टॉक, लाइक आपको, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। इस टाइम इस देश को बचाना और इसकी जो ऑथेंटिसिटी, इसकी जो गरिमा है, उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे प्रोग्रेसिव हिंदूज़ हैं वो सिर्फ बोले ना, उस पर काम करें। लाइक बहुत सारी जगहों पर ये है कि मैं देखता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट है। तब जिस टाइम पेंडेमिक हुआ था तो मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट हुआ था, इतने ज़्यादा लोग अभी भी लीगल परसिक्यूशन झेल रहे हैं और जेलों में हैं। तो मैं अक्सर ये भी देखता हूँ कि ऑफ कोर्स मुसलमानों को ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए, ना कि किसी ने उनके रिलीजन के बारे में कह दिया। तो मुझे लगता है ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर इसमें जब मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा हमारे 1 अरब 1.4 करोड़ लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर 100 पावरफुल लोग भी अगर इन वाली चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होते तो हालात बदलते, है ना। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर हम ये देखें तो ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक एलियनेट करा जा रहा है। तो वहाँ पर क्या ज़रूरत है कि उनको इंक्लूड करना,
मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर साहब करते हर हैं। बस्ती, हर समाज में जब हम मुसलमान के साथ नाइंसाफ़ी देख रहे हैं या उनको अलग किया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको होना ना दें। दूसरा एक ये वाली बात है कि जब जो लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो लोग एक आपस में आप दूसरों को विभाजन कर रहे हैं, वो बड़े स्ट्रांगली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, तो आपको भी शायद उसी कॉन्फिडेंस के साथ उनको नेगेट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मुझे ये लगता है कि लोकल लेवल पे अगर मैं लोगों से बात करता हूँ कि मोदी भी क्यों आगे बढ़े या केजरीवाल भी, तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को ये नहीं भी लगता कि ये लोग सच कह रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि इनकी बातों में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है, एक आम जनता को इस वाली बात से फ़र्क पड़ता है, तो क्यों जो राइट थिंकिंग प्रोग्रेसिव लोग हैं वो हमेशा क्लैरिटी के साथ अपने बातों को क्यों नहीं आगे बढ़ाते? एक तो ये वाली बात मुझे लगता मैं है। 100% आपसे सहमत हूँ। मैं अब मेरे साथ ये देखता हूँ कि लोग अब घबरा रहे हैं मोहब्बत की बात करने, बहुत पता है। और उसको इनफैक्ट बार बार मुझे कहा जा रहा है कि आप बहुत ख़तरनाक बात कर रहे हैं। इतनी ख़तरनाक बात कि क्यों नहीं हम अलग अलग मज़हब, जाति के लोग, भाषा के लोग प्यार के साथ रहें, ये बहुत ख़तरनाक बात हो गई है। और इसको कहने में एक्सप्रेस करना दिलेरी का काम, दिलेरी का काम हो गया है। और वही दिलेरी एक्चुअली इतिहास में पार्टीशन में गांधी जी ने दिखाया था। जब देश का बंटवारा हो गया था, 10 लाख लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे थे, उसमें भी कहना, और पाकिस्तान बन गया था मज़हब के नाम, ये कहना कि ये देश बराबर का है देश के मुसलमानों का, उसको कहने की बहुत दिलेरी थी। तो उस तरह की मोहब्बत का इजहार हमें करने की ज़रूरत है, जहाँ इतनी हिम्मत हमें हो कि इस मोहब्बत के लिए मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ और मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि और मतलब ऑफ कोर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होंगे, पर ये बहुत एक लॉन्ग टर्म एक काम है जो मुझे लगता है कि और ज़्यादा लोगों को शायद अभी से करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि अभी भी मैं मानता हूँ कि वक्त है। एक दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि जो ख़ास तौर पे जो राइट विंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो आगे बढ़ता है वो मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बढ़ता है, और मिस इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पे ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में फैलाई जाती है जिनको ज़िया साहब ने अपनी किताबों में बहुत ज़्यादा काउंटर करा है, ऑल क्रेडिट टू हिम, कि भाई मुसलमान, बहुत बेसिक वाली बात है कि मुसलमानों के घरों में ये होता है कि मतलब एंड लाइक वो डिमोनाइजेशन चल रहा है बहुत इस तरह से। अक्सर ऐसी बातें भी जो कुरान में नहीं है, उन वाली बातों को भी ऐसे आगे बढ़ाया जाता है जो सच है। तो उसमें अक्सर मुझे ये लगता है कि इन सारी चीज़ों में जवाब भी हमें देना ज़रूरी है। जवाब देना ज़रूरी है। तो उसके आप जैसे मिस इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा हमें फैक्ट से काउंटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप जिस टाइम झूठ अगर आप 100 बार बोलो तो वो लोगों को वो सच लगने लगता है, तो सच को भी 100 बार बोलना उतना ही ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मुसलमान 4-4 बीवियां रखते हैं, तो बस मैं कह रहा हूँ मुझे मिला ही नहीं आज तक 3/4, फिर मैं लोगों से पूछता हूँ एक कौन सा मुसलमान आपको मिला है जिसकी 4 बीवियां हैं? और अगर ये आम बात होती तो 3/4 मुसलमान मर्द मतलब शादी नहीं कर पाते, तो कितने गैर शादीशुदा मुसलमान मर्द जानते हैं, लेकिन इतना वो तो उसमें कोई दिमागी तौर पे वो रैशनल नहीं। पर आपका कहना है कि हमें खुल के इस तरह के प्रेजुडिसेस का भी जवाब हिंदू समाज के लोगों को देना अलीगढ़ में मैं पूरी ज़िंदगी पला बड़ा हूँ, और ये वाली बात कि 4 शादियाँ, ऐसा लगता है कि लाइक प्रोग्रेसिव लोग भी इस तरह की बातें, तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ऑलमोस्ट ईर्ष्या भी, स्टैटिस्टिक्स और ऑलमोस्ट ईर्ष्या भी होती है लग रही है उनकी भाषा में। ज़्यादा ईर्ष्या देखो 4-4 बीवियां वो लग रहे हैं, हम तो नहीं एक ही नाम हम ढूंढ पा रहे हैं। चलिए तो ये वाले जिस तरह के ऐसे 4 शादियाँ, मुझे लगता है कि ये हिंदू पेट्रियार्कल ईगो को ज़्यादा हर्ट करती है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मैं पूरी ज़िंदगी में अलीगढ़ में पला बड़ा हूँ, मेरे ज़्यादातर जानने वाले मुसलमान हैं, मैंने काफी ढूंढने का भी ट्राई करा कि किसी की 4 शादियां हों, मुझे आज तक जिंदगी में मुझे नहीं मिला। मैं आपसे बहुत बड़ा हूं, मुझे आज तक कोई मुसलमान ऐसे मिला जिसकी 4 बीवियां हो। तो हो सकता है, मैं लोगों से वाली बात कर रहा हूँ कि आप जो सब जानते हो मुसलमानों के बारे में वो सभी गलत हो, ठीक है। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर आपको ये जानना है कि क्या है, तो बेहतर ये है कि मुसलमानों से बात करें, राइट थिंकिंग मुसलमानों से, और थोड़ा सा जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं इन वाली चीज़ों में, जो थोड़े न्यूट्रल आर्टिकल्स हैं, आपके इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या हैं। अगर आप कोई
प्रोपेगेंडा आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपके सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ही करप्टेड है तो आपकी इन्फॉर्मेशन इवेंचुअली करप्टेड होगी। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि ऐसा लगता है कि एक पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी बनती जा रही जी, जी, है बिल्कुल। जहाँ पर कुछ किसी को ये नहीं पता कि सच क्या है, पर लोग इनफैक्ट उस वाली बात को सबसे मान रहे विचित्र हैं। बात यह है कि सबसे ज़्यादा ये बेवकूफ़ी की जो सोच है वो सबसे पढ़े लिखों में है। जो आम जो कामकाजी लोग हैं उनमें कम है जितना सर इसमें पोस्ट ट्रूथ की बात बताता हूँ, लोग के इंटॉलरेंस की। अभी ईद गुजरी है 6 दिन पहले, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे ईद पे ग्रीटिंग भेजा और ज़रूरी समझता हूँ ये बताने की कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसमें उन्होंने मुझे कृष्ण जी की एक पेंटिंग भेजी कि कृष्ण जी और उनके साथ में और लोग खड़े हैं, मुसलमान समुदाय के भी हैं, हिंदू समुदाय के भी हैं, दोनों के, और उसमें नीचे लिख के भेजा ईद मुबारक, और कृष्ण जी उन सबके हेड पर हैं। तो मैंने वो अपने कॉलोनी के RWA ग्रुप में ईद मुबारक मैसेज के साथ शेयर करा। तो बहुत बड़ा तबका ऐसा था राइट विंग का जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया, क्योंकि कृष्ण जी तो इस्लाम के आने से बहुत पहले आए हैं, वो ईद मुबारक कैसे कह रहे हैं। अब दैट इज़ द लेवल ऑफ इग्नोरेंस ऑफ देयर ओन रिलीजन। तो फिर उन लोगों से कोई भी बात करना नामुमकिन है। उसके लिए पहली चीज़ ज़रूरत है उनको ज्ञान। जब आपके पास इल्म नहीं है तो आपसे बात क्या हो। नहीं, पर ज़िया साहब यही बातचीत को पूरा करने के लिए जो बहुत ज़रूरी बात आप दोनों ने कहा कि ये जिम्मेदारी। हर्ष सॉरी, हम एक बात कहें, बस एक बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने बहुत ज़रूरी बात कही, बट प्रोग्रेसिव्स और इंटेलेक्चुअल्स का ये काम होता है, they're not Hindus. Progressives and intellectuals are across the board. There are different सभी categories. प्रोग्रेसिव्स को ये बात करनी हुई But है। overwhelmingly, they're more progressive Hindus. They're more active Hindus because they are in a majority. So that way it makes sense to me. But it doesn't make sense to me in terms of strategies for Hindus, which is how you are बट आई describing थिंक it. मतलब ये सबकी जिम्मेदारी है, पर मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि it's easier for a Hindu to raise these questions क्योंकि तो देखिए, अगर आज मुसलमान ये सवाल उठाता है ना, जैसे नसरुद्दीन शाह ने भी उठाए, जी, तो पहली बार उनको मुसलमान के तौर पे देखा जाने लगा। और वो हमेशा उनको एक एक्टर के तौर पे देखा जाता था। जी, जी। आमिर खान ने उस चीज़ की आवाज़ उठाई तो उनको भी मुसलमान बना दिया गया। आमिर खान ने तो उठाई भी नहीं, उनकी वाइफ ने उठाई। It's much more dangerous for a Muslim to talk about धर्म this देखने लगते हैं, और खासतौर से अगर सामने वाले का मजहब इवन टेक्निकली इस्लाम हो, तो फिर इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़िया साहब, जिस इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले आप क्या अपेक्षा करते हैं देश के नागरिकों से जिसमें बड़ी संख्या देश के हिंदू हैं, सेक्युलर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? तो मैंने अभी अर्ज़ किया था कि ये वक्त खामोश रहने का नहीं है। जी, आवाज़ उठाइए। जो भी फोरम आपके पास है, सोसाइटी में आप 4 दोस्तों से मिलते हैं, उनके सामने आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाइए, अखबार में, चैनल में, जहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं अपनी आवाज़ उठाइए। देश के मुसलमान के लिए आवाज़ मत उठाइए, आप आइडिया ऑफ इंडिया के लिए आवाज़ उठाइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आवाज़ उठाइए, और आप इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए। जब तक आप इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे, आप किसी ख़ास तबके के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप सिर्फ एक इंसाफ की गुहार लगाएंगे। और इंसाफ ये नहीं कहता कि कत्ल अगर हिंदू ने किया है तो ये सज़ा है, मुसलमान ने किया है तो ये सज़ा है। इंसाफ दोनों के लिए बराबर होता है। अगर आज आप इंडिफरेंट हैं या भयभीत हैं, खौफज़दा हैं, तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। और साथ साथ जितने भी लोग, जैसे कि अभी शाहरुख ने भी कहा था, हिंदू हैं, कहीं ना कहीं पे हिंदूज़ को भी और मुसलमानों को भी एक कॉमन मीटिंग पॉइंट पे आना पड़ेगा, आपस में एक पुल बांधना पड़ेगा कि मुसलमान हिंदू के घर आए, हिंदू मुसलमान के घर आए। मैं कितने मुसलमानों को जानता हूँ जो ज़िंदगी में कभी किसी हिंदू के घर नहीं गए, कितने हिंदुओं को जानता हूँ जो आज तक ज़िंदगी में कभी मुसलमान के घर नहीं आए। तो वो चीज़ जो हमारे माइंड में एक सोशल अपार्थाइड है, जिसको कि हम लफ्ज़ों में नहीं और स्कूलों में साथ में पढ़े, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जी। आप दोनों दिल्ली के हैं, आप बताइए। आई वॉज रेज्ड इन पटना एंड आई मूव टू दिल्ली मच लेटर इन लाइफ,
and there's a big difference culturally. दिल्ली में जितना नावाकिफ हैं जी। एक दूसरे से, पटना में नहीं हैं. दिल्ली में है ये पार्टीशन की लेगेसी है, वी एंड दे की। Possibly. लेकिन वो बढ़ा, मतलब मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ी और 10 साल बाद उनकी जो कज़न्स हैं वो पढ़ी, बहुत कम फर्क हो मुस्लिम गया। बच्चे दिख रहे फर्क हैं. हो गया। देयर हैज़ बीन अ स्टेडी डिक्लाइन इन एन एलीट स्कूल. ये सही है. भैया आपने स्कूल की बात करी ना और साहब ने, तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था मेरी पूरी तालीम दिल्ली में हुई है, अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में. जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कभी इस बेसिस पे मुझे हाईलाइट या स्पॉटलाइट में नहीं डाला गया कि मैं मुसलमान हूँ और बच्चे हिंदू धर्म के हैं या 2-4 बच्चे सिख या ईसाई भी हैं. लेकिन अभी आज के माहौल में जब मेरी बच्चियाँ अभी 4-6 महीने पहले की बात है, एनसीआर में ही वो एक पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं और आज 12-13 साल की हैं. 4 महीने पहले बच्चे सुबह स्कूल की बस में चढ़ रही थी, 8वीं क्लास में थी, तो उनके 11वीं-12वीं क्लास के लड़कों ने बुली करने के लिए उनको सीट पे बैठने नहीं दिया और पहले कहा पहले जय श्री राम बोलो फिर सीट पे बैठने देंगे. तो उनमें से एक लड़की खौफजदा हो गई, वो हल्की सी रुहासा सी हो गई. दूसरी वाले ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और बड़ा जो लड़का था उससे बोली, आपने सीट पे बैठने से पहले अल्लाह अकबर कहा था. हाँ, बहुत अच्छा जवाब है. माशाल्लाह. तो ये चीज़ हमें फेस नहीं करनी पड़ी थी, आजकल के बच्चों को फेस करनी पड़ रही है. और ये 2014 की लेगेसी है. जी. 2014 के बाद का जो हिंदुस्तान का नक्शा खींचा जा रहा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये उसकी लेगेसी है. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की देन नहीं है. तो साथियों, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, दर्दनाक भी, लेकिन उम्मीद से भरी हुई ये बातचीत रही हमारी और मैं बहुत आभारी हूँ. जो हम देख रहे हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, हम भारत के लोगों ने तय किया था कि हम ऐसा देश बनाएंगे जहाँ सबको बराबर के हक़ होंगे. आप अपने तरीके से इबादत करिए, आप अपने तरीके से अपना रहन सहन रखें, आप अपनी भाषा बोलें, आप हर तरह से अपने तरीके से जीने का हक़ रखते हैं, आज़ादी रखते हैं और बराबर के नागरिक की हैसियत में आप ये देश आपका उतना ही है जितना किसी और का. आज हम ऐसे दोराहे पे पहुँचे हैं जहाँ पे हमें तय करना होगा, और अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हम ये फ़ैसला करेंगे. पर मुझे लगता है कम से कम एक आगे की पीढ़ी को ये तय करना होगा कि हम कैसा देश चाहते हैं, कैसे देश में चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, आप हाँ और हम बुज़ुर्ग हों. क्या उस देश में गैर बराबरी होगी, उस देश में डर होगा, खौफ होगा, या उस देश में हम एक दूसरे पे विश्वास रखेंगे, इंसानियत का रिश्ता सभी के बीच में रहेगा, बराबरी का हक़ सभी मानेंगे. देश में कमियां हैं, वो हम सब के लिए कमियां हैं और हम सब मिल के, हमारा हक़ भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम मिल के इसको सुधारेंगे. तो मुसलमान जब दलित के साथ नाइंसाफ़ी देखता है या आदिवासी के साथ नाइंसाफ़ी देखता है या औरतों के साथ नाइंसाफ़ी देखता है, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो बराबर से खड़े हों और उसका सामना करें. उसी तरह से देश के हिंदू समाज के लोग देखते हैं कि मुसलमान के साथ जो बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ उठाएं और उसका सामना करें. और नफ़रत का सामना हम और नफ़रत से कभी अगर हम करेंगे तो नफ़रत ही और गहरा होगा. हौसले के साथ, यकीन के साथ हम मोहब्बत की बात करें. जैसे ज़िया साहब ने कहा, खामोश रहने का ये वक्त नहीं है. मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने ये कहा था कि अंत में हम अपने दुश्मनों की बातों को याद नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों की खामोशी को याद करेंगे. तो हम और आप को तय करना है कि अगर हम खामोश रहें तो हम इस नाइंसाफ़ी के हिस्सेदार बनेंगे. और किस तरह का देश हम बनाना चाहते हैं और कोई नहीं तय करेगा, आप करेंगे, मैं करूँगा. जिंदाबाद. शुक्रिया सर. Thank you.
ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। Thank you.